बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ वक्फे के बाद, बल्कि कुछ एक दराज वक्फे के बाद आपका होस्ट नासिर खान अपने प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे, एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इशू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। उनकी आमद के पस मंज़र में क्या क्या मामलात हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर कैसे सोचा जा रहा है, मियाँ शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट उस सारे इवेंट को कैसे देख रही है, और मियाँ नवाज शरीफ जब आ जाएंगे तो अगरचे जलसों में तो होगा कि मियाँ दे नारे बजेंगे, लेकिन क्या जब ये खेल ख़त्म होगा तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे या नवाज शरीफ। दूसरा जिस मौजू पर मैं बात करूँगा वो पैलेस्टीन का मसला है कि हमास और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई जारी है ये आगे जाके क्या शेप इख्तियार करेगी, और इसमें जो दुनिया की कुव्वतें हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका और मुसलमान उम्मा जिनमें टर्की, मिस्र, यूएई, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं, उनका क्या बिहेवियर होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल चॉइसेस होंगी। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मियाँ नवाज शरीफ से। मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे, जिस्मानी बीमारी की बुनियाद पर गए थे और अब वो वापस आ रहे हैं। ग़ालिबन इसहाक़ डार ने कहा कि मियाँ साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अगर मियाँ साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा होता तो वो 2019 में जाते ही वापस आ जाते, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह पर छोड़ने के अलावा कुछ दुनियावी मामलात में भी कुछ किया जाता। जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें कि उमर अता बंदयाल थे, कमर बाजवा थे, जनरल फैज़ थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उस वक्त मियाँ साहब का बाहर चले जाना ही बेहतर था, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं सेक, उर्दू में कहते हैं तपिश, वो बहुत ज़्यादा थी। मियाँ साहब चले गए, उन्होंने अच्छा किया, और शहबाज शरीफ ने इमरान को हटाने का जो फरीज़ा सर अंजाम दिया अलॉन्ग विद मौलाना एंड जरदारी, उसमें सबके अपने अपने मकासद और मफादात थे, लेकिन शहबाज शरीफ के भी कुछ मलफूफ और कुछ ओपन मकासद थे। ओपन तो ये थे कि केसेस ख़त्म करवाए जाएं, नैब केसेस ख़त्म करवाए जाएं। मैं करप्शन चार्जेस पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा। तो एक तो केसेस ख़त्म करवाने थे, एक इसहाक़ डार साहब की और मियाँ साहब की राह हमवार करनी थी, एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट करनी थी। तो ये सारी बातें जो हैं ये दुरुस्त, लेकिन इसका एक बैकलैश भी था, इसका एक रद्द-ए-अमल भी था। क्या कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो लोग अपने तमाम तर मसाइल की ज़िम्मेदार आपको समझते हैं। अगर से ऐसा नहीं होता, हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, मगर पिछली हुकूमतें और कुछ आलमी हालात और कुछ 50, 55, 60, 70 साल में जो मसाइल पाइल अप हुए होते हैं वो भी, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मसाइल ज़्यादा होते हैं, वसाइल कम होते हैं। और कुछ अल्लाह की रहमत से हमारी जो अशराफी है, जैसे मुश्किल ज़बान में ओलिगार्की और आसान ज़बान में एलिट्स कहते हैं, हमारी अशराफिया भी अल्लाह की रहमत से कभी भी अवाम के हक़ में अच्छी नहीं होती। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इस वक्त ये कहना है कि शहबाज शरीफ को ये 16वां, मुस्लिम लीग नून को ये 16वां बहुत महंगे पड़े हैं। कहते तो है ना कि हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया, तो लेकिन मियाँ साहब के आने की राह भी हमवार की है, नए आर्मी चीफ को अपॉइंट भी किया है और इंतज़ार भी किया है कि उमर अता बंदयाल जो कि प्रो पीटीआई थे और एंटायर पीडीएम थे वो चले जाएं। अब बज़ाहिर सूरत हाल बड़ी फीजिबल और फेवरेबल नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए मियाँ नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने ये तय कर रखा है कि वो शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। बाकी जो कमी पेशी होगी
उसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से और दीगर छोटी जमातों से, बड़ी जमातों से, MQM से, बाप पार्टी से एक मखलूत हुकूमत बना ली जाएगी, लेकिन उसका चेहरा मोहरा शहबाज शरीफ ही होंगे। इट्स माई सेफ प्रेडिक्शन। ये सब आएंगे, ये सब जल्द से भी करेंगे, रश भी लेंगे, पॉपुलर लाइन भी लेंगे, मरियम भी गरजेगी, धाड़ेगी। हो सकता है इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून रीजनेबल सीटें ले जाए, और जो इमरान का वोट बैंक है वो किसके हाथ और किसके हिस्से आएगा, ये अभी देखने की बात है। तो मुस्लिम लीग नून अगर दीगर छोटी छोटी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन के बाद हुकूमत बना लेती है, तो उस हुकूमत का चेहरा इनसाइडर्स लोग जो एस्टैब्लिशमेंट से बड़े करीब हैं वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होंगे। मियां नवाज शरीफ कानूनी मामलात में भी उलझ सकते हैं और दीगर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अभी मियां साहब आएंगे, कंपेन भी होगी, रिवाइव भी करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम ज़िंदगी, जितनी मुस्लिम लीग नून की ज़िंदगी है, उसमें बदतरीन सतह पर है। अवाम में मकबूलियत के एतबार से लोग अपने तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार इन 16 माह को समझते हैं। इस ग्रीन टॉप विकेट पर या इस डेड विकेट पर मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी कैसे विकेट हासिल करती है, और इस सारे एपिसोड में शहबाज शरीफ का और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, ये आपको आने वाले व्लॉग्स में बताता रहूँगा। आ जाते हैं अब फ़लस्तीन की सूरत हाल पर। नाज़रीन, कहा जा रहा है मीडिया में शदुमत से कि ये इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर है। CIA को भी पता नहीं चला, मोसाद को भी पता नहीं चला, जदीद इक्विपमेंट्स के होते हुए, सैटेलाइट निगरानी के बावजूद। इस पे दो आरा ग्लोबल हलकों में उभर रही हैं। एक तो ये कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इसराइल को पता था कि ये होने जा रहा है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म को इंटरनल कुछ ऐसे मसाइल का सामना था। वो जुडिशरी को हदूद क़यूद में लाना चाह रहे थे, और रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग भी कर रहे थे और ग्रुपिंग भी कर रहे थे, और उनको शदीद दाखिली मज़ामत और मुखालफत का सामना था। एक थ्योरी ये है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि उन्होंने इस सारी से जान छुड़ाने के लिए और मुस्तक़िलन गज़ा को डिमोलिश करने के लिए इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशंस को नज़रअंदाज किया और एक इशू को एवॉल्व किया। अब वो इशू पूरी दुनिया में फैल गया है। दूसरी साइड ये है कि वाक़यातन हमास ने जो कार्रवाई की वो इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन हमास ने जब ये कार्रवाई की तो हमास के पास लॉन्ग रन स्ट्रेटजी क्या थी? मेरे ख्याल में अगर इस जंग ने तूल पकड़ा तो दुनिया भर की मुस्लिम ममालिक के अवाम फ़लस्तीन के साथ होंगे, और जो हुकूमतें हैं, मुस्लिम हुकूमतें, वो इजराइल के साथ होंगी वाया अमेरिका। गिन लें कौन कौन से ममालिक हैं। कतर है, UAE है, सऊदीया है, मिस्र है, टर्की है। ये नुमायां मुसलमान मुल्क हैं जिनकी हुकूमतें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल के साथ रिलेशनशिप में हैं, और वो फ़लस्तीन को एक डेड इशू समझती हैं। इस अवाम के दिल फ़लस्तीन के साथ हैं, हुकूमतों के दिल इजराइल के साथ हैं। इस खलीज को वाइडन किया है हमास ने और ईरान ने। ये इस मामले का एक जाविया है। दूसरा जाविया इसका ये है कि यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी, और तमाम यूरोप और अमेरिका अपने तमाम वसाइल यूक्रेन को दे रहा था कि वो रशिया को ब्लेड करे। तो रशिया ने, चाइना ने, ईरान ने मिलकर हमास को इतना बैकिंग की, इतना असला दिया कि उसने इजराइल पर हमला करके अमेरिका की डायरेक्शन यूक्रेन से हटाकर इजराइल की तरफ मोड़ दी।
اب امریکہ کے تمام وسائل اور دلچسپی اور ٹارگٹ اور فوکس اسرائیل ہوگا، اور یوکرائن جو کہ پچھلے چند دنوں سے رشیا کو دھمکیاں دے رہا تھا وہ ڈیفیٹنگ پوزیشن میں آئے گا. ایک بات یہ ہے کہ چائنا یہ محسوس کرتا ہے کہ امریکہ گلوبلی جنرلی اور یورپ اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پر اپنی بالادستی برقرار رکھنے کا خواہاں ہے. پچھلے دنوں اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم مل کر اسرائیل سے بھارت سے ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا تک ایک روڈ بنائیں گے. اٹ واز دا کاؤنٹر اسٹریٹجی آف سی پیک آف چائنا اینڈ اٹ could be against the پاکستان، چائنا، ایران اینڈ رشیا. تو گلوبل چیس بورڈ پر چائنا بھی اس سارے معاملے میں ایران اور رشیا کے ساتھ مل کر انوالو ہو سکتا ہے. ون تھنگ، لیکن بڑی دلچسپ صورتحال پاکستان کی ہے. پاکستان برادر اسلامی ملک ہے سعودیہ کا. سعودیہ دوست ہے امریکہ کا. امریکہ کا سب سے بڑا الائے سعودیہ کے علاوہ اسرائیل ہے. تو اس میں سعودیہ کی پوزیشن خاصی ڈیلیکیٹ ہو جائے گی. مسلمان امہ جسے مسلمان ممالک کہتے ہیں، ان کے جو حکومتوں کے سربراہان ہیں، ان کی سارے مفادات اسرائیل اور امریکہ سے وابستہ ہیں، جبکہ ان کے عوام کے جذبات اپنے مسلمان بھائی پیلسٹینینز کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور اس سے گریجولی کشمیر کا مسئلہ بھی ہائی لائٹ ہوگا، کیونکہ دنیا بھر میں دو مسئلے عرصہ دراز سے 48 سے بلیڈ کر رہے ہیں. ون از پیلسٹین، ادر از کشمیر. تو ناظرین، پولیٹیکل ایشوز پر آپ سے بات ہوتی رہے گی. ناصر خان کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.